सर जैसे जैसे डिस्टेंस उसका बढ़ेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। ये तो मैं कॉमर्स और आर्ट्स वालों को बोलता, वो भी निकाल देते ये कंक्लूजन। तो देखो साइंस वाली कंक्लूजन बताओ जिससे लगे कि आपका दिमाग चलता है, एक्टिव है, न्यूरॉन नेटवर्क काम करता है आपके दिमाग का। आई से पता क्या चलता है? कितनी आई फोर्स चाहिए? फोर्स चाहिए या कितनी टॉर्क चाहिए? टॉक टॉक किसी बॉडी को घुमाने के लिए कितनी टॉर्क चाहिए वो आई से पता चलता है। गुड। कभी भी I1 IG से छोटा हो सकता है? नो सर। नो सर। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही होगी, मतलब I1 हमेशा IG से बड़ा ही होगा। अच्छा I1 अगर IG से बड़ा है तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा उस एक्सिस के अबाउट मिनिमम होगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। आप IG को छोड़ के कोई भी एक्सिस लोगे, IG को छोड़ के मैं कोई भी एक्सिस लेता हूं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। घुमाना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल। इसका मतलब हर चीज को घुमाना आसान होता है अगर एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये नहीं है मैथ्स देख के बता दिया मेरे को कि एच बढ़ेगा तो I1 बढ़ेगा, वो तो हर कोई बता देगा एच बढ़ेगा तो I1 बढ़ेगा, उसके 11th क्लास में आने की भी नहीं जरूरत हो, तो मैं 9th के बच्चे से पूछूंगा वो भी बताएगा एच बढ़ेगा तो I1 बढ़ेगा। कंक्लूजन है कि इसका मतलब यह है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मिनिमम होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इसका मतलब बॉडी को कभी भी आपने रोटेट करना है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो सबसे इजीली रोटेट करती है, और कोई भी एक्सिस होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और बॉडी को घुमाना मुश्किल होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो इसकी स्टेटमेंट लिख लो एंड डायग्राम बना लो, फिर स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, सिर्फ डायग्राम बना लो। Just draw this diagram. Arbitrary shape, कोई भी शेप बना लेना, शेप इज नॉट इम्पोर्टेंट, हर बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है ये। So you can write. ये किसी टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती थी और हर साल एग्जाम्स में आती थी, और अब बोर्ड ने इसको क्या सिलेबस में कोविड से पहले ही हटा दिया था इन थ्योरम्स को, बट फिर भी इसकी हमें बहुत जरूरत रहेगी पूरा साल। The movement of inertia of body, you can write parallel axis theorem. The movement of inertia of body about any axis. Moment of inertia of body about any axis is equal to moment of inertia about any moment of inertia of body about any axis is equals to its moment of inertia about is equal to its moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass about a parallel axis passing through center of mass plus the product of its mass plus the product of its mass and perpendicular and plus the product of its mass and square of perpendicular distance, square of its perpendicular distance of center of mass from the given axis. As shown in next ये पहले statement लिख लो, that is I1 is equal to IG plus MH square. That is I1 is equal to IG plus MH square where perpendicular distance of center of mass
from the given axis. So parallel axis theorem हो जाती है. Next is perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem 3D bodies पे नहीं लगती, 2Ds पे लगेगी. 2D मतलब प्लेन लामिना शीट्स पे किसी भी तरह की प्लेन लामिना हम शीट 2 डायमेंशनल सरफेस को बोलते हैं. तो अगर मेरे पास एक 2 डायमेंशनल बॉडी है किसी भी शेप की, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट बट परपेंडिकुलर टू दिस शीट. मतलब जैसे मेरे पास ये शीट है तो इसके एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इस शीट के परपेंडिकुलर है. सो लेट द एक्सिस पासेस थ्रू एनी पॉइंट, यहां से पास कर रहा है मान लो, और ये शीट के परपेंडिकुलर है. दिस इज आई जेड. मतलब ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो ये जेड एक्सिस है. Perpendicular axis theorem says कि IZ is always equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी सम ऑफ दीज टू, Ix प्लस Iy. अब जरूरी नहीं है मैं ऐसे ही बनाऊं, कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास ये बॉडी है, मेरे को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है Iz. मेरे को दो एक्सिस लेने हैं जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, सॉरी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट वही होना चाहिए जहां से जेड एक्सिस पास कर रहा है. मतलब ये दोनों एक्सिस वहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां से थर्ड एक्सिस पास कर रहा है. मतलब अगर मेरे को ये पॉइंट लेना है P1, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मेरे को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेने हैं. जरूरी नहीं है ऐसे ही लेने हैं, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मैं ऐसे भी ले सकता हूँ. एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस. इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होगा, तो इसको मैं अगर I1 कह दूं, इसको I2 कह दूं, तो जो I1 प्लस I2 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू IZ. और ये थर्ड पॉइंट कहीं से भी पास कर सकता है, कहीं से भी, लाइक ऐसे भी आ सकता है आपको. मान लो ये शीट है और थर्ड एक्सिस जो है जेड एक्सिस यहां से पास कर रहा है कॉर्नर से. तो आपको सिर्फ दो एक्सिस ही बनाने हैं जो इसके परपेंडिकुलर हैं, से एक एक्सिस या दूसरा एक्सिस. तो ये जो IZ होगा दैट विल बी सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दीज टू एक्सिस. इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज एप्लीकेबल फॉर 2 डायमेंशनल सर्फेसेस. 3D पे नहीं लगाएंगे, 1D पे तो जरूरत ही नहीं पड़ती, तो 3D पे नहीं लगाना है इसको. ड्रॉ दिस डायग्राम. एक डायग्राम बना लो ये वाला. हाँ जी पूछो. इसे 3D पे क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 3D के लिए है नहीं है. 3D सरफेस का परपेंडिकुलर बना सकते हो. मैं अगर आपको बोलूं स्फीयर के परपेंडिकुलर बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे? 3D का परपेंडिकुलर ही नहीं होता. बेसिक मेंसुरेशन तो आनी चाहिए ना. मैं स्फीयर का शीट का परपेंडिकुलर बनाने के लिए कह सकता हूँ, मैं 3D सरफेस का परपेंडिकुलर तो हर पॉइंट पे अलग बन जाएगा. तो जिसका आप परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते उस पर आप परपेंडिकुलर थ्योरम कैसे लगा सकते हो?
सिर्फ एक डायग्राम बनाना है, राइट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। This point P1. Perpendicular axis theorem. Can write. ऐसा नहीं है थ्योरम्स याद नहीं होंगे, मैं इतनी यूज करूंगा अगले 2-3 दिन में कि आपको रट्टा लग जाना इन थ्योरम्स का। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना about axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moment of inertia is equal to the sum of moment of inertia about any pair of mutually perpendicular axes in its own plane, provided about any pair of mutually perpendicular axes in its own plane provided the given axis passes through the point of intersection. For example, if Iz is moment of inertia about an axis passing through P1 and perpendicular to the plane, about an axis passing through P1 and perpendicular to the plane, then Iz is equals to Ix plus Iy. Iz is equals to Ix plus Iy. Iz is equals to Ix plus Iy. Moment of inertia of rectangular sheet. A part is about an axis passing through center. And parallel to one of its sides.
मान लेते हैं मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स। से इसका सेंटर था, इसकी लेंथ दी है मेरे को L, इसका टोटल मास है M। मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकता हूँ? पॉइंट मासेस के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था कल? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m1 r1 mn समेशन अगर m पॉइंट मास नहीं है तो वो भी लिखा था कल। पॉइंट मास नहीं है तो मोमेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ r square dm r²dm, मतलब इसको स्मॉल मासेस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्मॉल मासेस में कैसे डिवाइड करूं? 2 डायमेंशनल बॉडी है, सेंटर ऑफ मास में क्या करते थे? अगर 2 डायमेंशनल बॉडी उसमें भी स्मॉल मासेस में डिवाइड करते थे। 1D में हमने क्या किया था? 1D में हमने किया था मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, 2D में मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, 3D में मास पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम। तो मैं इसमें स्मॉल लेंथ ले लेता हूँ, मतलब स्मॉल एरिया कंसिडर करना है, तो मैंने ये स्मॉल एरिया ले लिया। यहाँ पे एक थिन स्ट्रिप ले ली जिसका एक्सेस से डिस्टेंस जो है दैट इज x, और इसकी थिकनेस है dx विच इज वेरी स्मॉल। dx जब भी हम लिख देते हैं इट मींस वेरी स्मॉल। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि पूरी शीट का मास है, मैं इसका मास कितना है इस पतले से रीजन का? अगर पूरी शीट का मास m है तो इसका मास कितना है? m by x into dx m by क्या बोला? क्या सेंटर ऑफ मास याद है? 2 डायमेंशनल बॉडी में पहले क्या निकालते थे? मास पर यूनिट एरिया, फिर स्मॉल एरिया से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपसे पूछूं इस शीट का मास पर यूनिट एरिया कितना है? l into b m by मास l into पर b एरिया m/lb। इसका एरिया कितना है स्ट्रिप का? b into dx p इंटू dx। तो मास कितना हो गया? मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया m/lb इंटू b dx। इसका एक्सेस से डिस्टेंस कितना है स्मॉल मास dm का? एक्सेस से डिस्टेंस है x, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अगर मैं बोलूं मेरे पास ये एक्सेस है और इसका यहाँ पे स्मॉल मास पड़ा है dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए? m by lb into b dx dm into इंटू x dm इंटू एक्स स्क्वायर, कि इसका मास अगर dm है, एक्सेस से डिस्टेंस x है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज dm इंटू एक्स स्क्वायर। x वेरिएबल है, x की वैल्यू क्या लें? वेरिएबल कहां से कहां तक? x की मिनिमम वैल्यू 0 कितनी से है? l by b 0 0 to l by b l बाय b l x by 2 l by 2 ये वाली जो मैंने स्ट्रिप ली है ये कहां से कहां तक हो सकती है? इधर से लेके इधर तक कहीं भी हो सकती है। तो जब ये स्ट्रिप यहाँ पे है तो x कितना है इस पॉइंट के लिए, और दूसरे एंड के लिए प्लस l/2। सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस l/2 से प्लस l/2। ये वाली स्ट्रिप कहीं भी हो सकती है ना, यहाँ से डिवाइड किया, छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना दिए, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कहीं भी। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इज x कैन हैव वैल्यू माइनस l/2 टू प्लस l/2, और इंटीग्रेट करेंगे। सो पहले मास पर यूनिट एरिया, फिर एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट, फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इंटीग्रेट, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। और अगर मैं ये वाला एक्सेस ले लेता तो सिर्फ लिमिट्स ही बदलती, माइनस b/2 से प्लस b/2। सो यू कैन राइट, पहले इसका डायग्राम बना लो।
Just draw this diagram. और अगेन इसमें भी सेम कंसेप्ट है. वी आर अज्यूमिंग दैट मास पर यूनिट एरिया इज कांस्टेंट थ्रू आउट. कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है. नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में ऐसे नहीं कर सकते आप. अगर सिग्मा वेरिएबल दिया होगा. हाँ जी. सर आपने बोला x जब आपने ऊपर ले लिया तब आपने प्लस L/2 किया. सर वो नेगेटिव ही नहीं रहेगा. ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. यस सर इसमें नेगेटिव ही रहेगा. हाँ तो -L/2 से +L/2 ही हुई ना लिमिट्स. आपने क्या लेनी है? नहीं सर जब आपने x को बोला जब हम ऊपर लेंगे जब आपने लाइन शो की तो एक्स तो अगर इधर इसमें होगा, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप लेता हूँ तो एक्स को क्या लिखोगे आप? +L/2 -L/2. अगर यहाँ पे स्ट्रिप ली मैंने तो एक्स कितना लिखोगे आप? सर माइनस ही लिखेंगे. तो माइनस ही लिखा ना मैंने भी, -L/2. डाउट कहाँ पे है वो बताओ. सर आपने लिमिट्स पॉजिटिव बोला था इसलिए डाउट आ गया था. मैंने माइनस तो लिखा है ये. ओके सर. So you can write, consider a rectangular sheet having total mass m, length L and breadth b. Mass per unit area. Sigma is equals to total mass upon total area. Sigma dA is m by LB into BDX. एक स्मॉल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो x² dm. dm की वैल्यू पुट कर दो. x² dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? x² dx की इंटीग्रेशन x3/3. x3/3. लिमिट्स पुट करनी है. देखो सॉल्व करके क्या आता है. ये रिजल्ट आना चाहिए. Yes, sir. अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं
इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो क्या आता? अब इसको सिमिलरली लिख सकते हो कि इसके अबाउट आना था mb²/12। अगर ऐसे लिमिट्स -l/2 टू +l/2 थी तो अगर ml²/12 आ रहा है, ऐसे लोगे तो mb²/12 आ जाएगा। मतलब अगर मैंने ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर लिया तो ml²/12, सॉरी ब्रेड्थ के पैरेलल लिया, लेंथ के पैरेलल लूंगा तो mb²/12। सिमिलरली moment of inertia about an axis. Parallel to longer side. And passing through center. mb²/12। इस एक्सिस के अबाउट आपने बोला ml²/12, इस एक्सिस के अबाउट mb²/12, इस एक्सिस के अबाउट passing through center perpendicular to the sheet. ml² + 12 mb² + 12 तो ये z एक्सिस हो गया, तो z एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम। ml²/12 + mb²/12। इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? ये जो एक्सिस है, दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर। जो पासिंग थ्रू सेंटर था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला है ml²/12। दिस इज IG। इन दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? h इज इक्वल्स टू, mb/2 तो इस I3 कितना हो जाएगा फिर? IG + mh²। IG plus mh²। तो I3 इज, मतलब दिस वुड बी ml²/12 दिस विल बी ml²/3। सिमिलरली मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछता अगर I4 mb²/3 mb²/3 अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछूं mb²/3 + ml²/3 ml²/3 + mb²/3। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? किसी को डाउट है तो पूछ लो। थ्योरम्स मैं कैसे लगा रहा हूं कि मैंने सिर्फ एक निकाल लिया था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फिर इसका निकाला तो ये सिमिलरली लिख दिया I2,
फिर इसको निकालना था I3 को, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ली, वो IG प्लस MH स्क्वायर, वो ML स्क्वायर बाय 3 आ गया, तो फिर इसका सिमिलरली लिख दिया कि ML स्क्वायर बाय सॉरी MB स्क्वायर बाय 3। इसमें देखो किसी को डाउट है तो। अच्छा, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, ऑफ साइड A, इन मास M, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितना होगा? I1 लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, लेंथ की जगह क्या दिया A और ब्रेड्थ की जगह भी है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? MA square by 12. I2 कितना हो जाएगा? MA MA square by MA 12. square by 12. I3 कितना हो जाएगा? I1 plus I2. MA MA square by 6. by 6. बाय 6। ये कितना हो जाएगा? MA square by 3. 4 by 3. ये भी सेम। और ये 2MA MA 2 square MA by square 3. by 3. क्लियर ना सबको कैसे कर रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक इसका क्वेश्चन देता हूं। मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, ऑफ साइड A, find moment of inertia I about this axis. This angle is 15 डिग्री का एंगल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, आपको जो रिजल्ट्स पता है इस एक्सिस के अबाउट क्या बोला था? MA MA square square by 12. MA स्क्वायर बाय 12, और इस एक्सिस के अबाउट भी सेम। मैं 2 एक्सेस और बनाता हूं। ये कितना होगा? I3 और ये I4 कितना होगा? अच्छा, I1 और I2 इक्वल है, ये सबको समझ आ रहा है? Yes, yes sir. sir. I3 I4 इक्वल होंगे या नहीं होंगे? सिमेट्री के हिसाब से देखो, इसका x एक्सिस के साथ एंगल 15 बनाया, इसका y के साथ 15 बनाया। Yes, sir.
Yes, sir. होंगे, जो भी वैल्यू होगी होंगे तो इक्वली। आईजेड कितना? ma²/6। ma²/6। ठीक है स्टेटमेंट? Yes. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, ये भी ठीक है, बिकॉज ये दोनों एक्सिस भी परपेंडिकुलर है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट वही है जहां से जेड एक्सिस पास कर रहा है। मैंने कहा था ना, कोई भी दो एक्सिस ले सकते हो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आईजेड कैन बी आइदर I1 प्लस I2 और I3 प्लस I4। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज I1 I2 इक्वल है, I3 I4 इक्वल है। इसका मतलब I3 वही है जो I1 है। अब अगर मेरे को I3 पता है, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, ये I3 के पैरेलल है। Yes, sir. तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं। I कैन बी रिटन एज, I को मैं ऐसे लिख सकता हूं, So can you please repeat what you said earlier? मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे को I3 पता चल गया तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेज दैट I विल बी इक्वल्स टू I3 प्लस mh²। Yes, sir. हो गया सॉल्व। h आपको पता है, I3 भी पता है, m तो m ही रहना है, कर दो सॉल्व। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? एक बात याद Yes, रखना sir. अब हमेशा के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट एनी एक्सिस which passes through the center of square and in its plane। मतलब कोई भी एक्सिस जो स्क्वायर के सेंटर से पास कर रहा है और स्क्वायर के प्लेन में है, जैसे चारों I1 I2 I3 I4, या इसके अलावा और भी कोई जो सेंटर से पास कर रहा है और स्क्वायर के प्लेन में है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 ही होता है। वो ऐसे प्रूव कर सकते हो आप, जो मैंने यहाँ पे किया था। आपको जरूरत नहीं है करने की, बट आप याद रख सकते हो इस रिजल्ट को कि I1 और I3 इक्वली होंगे। ये 15 की जगह कुछ और एंगल भी होता तो वैल्यू तो सेम ही आ जाती। अगर मैं 30 भी कर देता, ये 30 ये 30, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर इट्स ma²/12। I3 पता चल गया, I निकाल दो, मेरे को सॉल्व कर दो। इसके आगे अब मेरा काम नहीं है, आपका मैथ्स लगाओ, कर दो सॉल्व, फाइंड द वैल्यू। आप सिर्फ इस ट्रायंगल पे फोकस करोगे। OAE ये इस तरह से बन रहा है ट्रायंगल। क्या बना?
हमारे पास ये O है, ये मेरे को पता है, दिस इज A/√2, ये H है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल अगर 15 है, ये एंगल कितना होगा? स्क्वायर के डायगोनल का एक साइड से एंगल 30. कितना होता है? 45, तो ये एंगल 30, ये परपेंडिकुलर है। cos 30 कितना हो जाएगा? cos 30 H/A. तो h कितना हो गया? A/√2 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है h। समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेमी सर्कुलर रिंग का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। मतलब मेरे पास ये डायग्राम है कि मेरे पास ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O सेंटर परपेंडिकुलर। रिंग 1 डायमेंशनल बॉडी है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? रिंग 1D. तो मास पर यूनिट लेंथ निकालना था, हमने सेंटर ऑफ मास में भी मास पर यूनिट लेंथ निकाला था। अगर इसका टोटल मास m है और रेडियस r है तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ कितनी है सेमी सर्कुलर रिंग की? पाई आर। हम इसकी थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे, थिकनेस कंसीडर करेंगे तो वो डिस्क बन जाएगी, एनुलर डिस्क। इसे लेट इफ m इज टोटल मास and r is radius, ये बहुत इजी डेरिवेशन है। then mass per unit length is ये क्लियर है सबको? मैंने मान लो यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ कंसिडर की dx, इसका मास कितना हो जाएगा? m/πr into d. m/πr इंटू dx। इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ये एक्सिस है तो r, Sir. so we say for small length dx mass is
lambda dx moment of inertia of this mass. इसका moment of inertia क्या लिखूं? integration r square dm, x square dm, because इसका एक्सिस से डिस्टेंस r square dm. dm की वैल्यू डाल दें अगर, मेरे को बताना है इसमें वेरिएबल क्या है, r कौन सी चीज वेरी करी? r तो रेडियस है, वो चेंज करता है x. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m/πr इंटू आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx. लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? yes sir, लिख सकते हैं। yes sir इंटीग्रेशन ऑफ dx. इंटीग्रेशन का फिजिकली मतलब क्या होता था? इंटीग्रेशन मींस addition छोटे छोटे पार्ट्स को ऐसे बस सारी छोटी छोटी लेंथ्स को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? टोटल लेंथ टोटल लेंथ कितनी है? pi r पाई आर. तो ऐसे सारी छोटी छोटी लेंथ्स को मैंने इंटीग्रेट किया तो वो रिजल्ट आ गया मेरे पास पाई आर. ये कैंसिल, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज पाई आर एम आर स्क्वायर. सबसे सिंपल रिजल्ट यही होता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकालोगे तो भी यही आ जाएगा. बिकॉज अगर मैं पूरा रिंग पे लेता, आप ऐसे सोचो, अगर मैं पूरा रिंग पे ले लूं तो चेंज क्या आना था? अगर मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पहले हमने लैम्डा को क्या लिख देना था? m/2 pi r तो यहाँ पे स्मॉल लेंथ ली dx, इसका मास कितना आ जाएगा? m/2 pi r into dx. इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आनी थी? 2 pi r 2 pi r 2 pi r. इधर पाई आर कैंसिल हुआ, उधर 2 pi r कैंसिल हो जाना, तो रिजल्ट सेम ही आना था, m r स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, रिंग 1/4 रिंग, 1/3 रिंग, 1/4 रिंग, 1/6 रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी निकालोगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, इट विल ऑलवेज बी एम आर स्क्वायर. वो पूरा रिंग है, आधा रिंग है, 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है, रिजल्ट विल नॉट चेंज, एम आर स्क्वायर ही रहेगा फॉर्मूला. देखो इसमें कुछ नहीं आया समझ तो. क्लियर है सबको? yes sir इस पे बेस्ड अगर मैं न्यूमेरिकल दूं एक, इजी है, गलत मत करना. मेरे पास ये सेमी सर्कुलर रिंग, find moment of inertia about an axis passing through P and perpendicular to the ring. Find moment of inertia about an axis passing through P and perpendicular to the ring. Moment of inertia about an axis passing through P and perpendicular to the ring. क्वेश्चन समझ आ गया ना? पहले हमने निकाला था अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग. अब मैं कह रहा हूँ फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट. हमने किस दिन स्टार्ट किया था? 28 April 28. हाँ, कितने महीने हो गए पढ़ते? सर 3.5 आपको लगता है इसका आंसर 2m r स्क्वायर होता तो मैं क्वेश्चन देके बैठ जाता?
इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2m r² आंसर होता तो मैं क्वेश्चन क्लास में कभी ना देता। मेरे को अगर 2m r² आंसर निकालना होता ना, मैं IIT या नीट की तैयारी ना कराता, मैं बोर्ड की तैयारी कराता। दोबारा करो 2m r²। दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना है किसी चीज पे, कि पक्का 2m r² ही आ रहा है? कॉन्फिडेंट हो? कॉन्फिडेंट हो या नहीं 2m r² को लेके? ये तो बता दो। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताओ क्या थी। I is equals to IG plus IG plus MH square. IG plus MH square। वेरी गुड, है ना? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट इट बी I1। इन दोनों में डिस्टेंस एक्सिस में से लेट इट बी R। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। मैं I1 की वैल्यू डाल दूं अगर mr², h कितना है? h डैश। तो ये रिजल्ट आ गया 2m r²। ऐसे ही किया सबने, ऐसे ही निकाला ना 2m r², है ना? मेरे को दोबारा बताओ ये IG क्या था? IG क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू center of Center of mass. सेंटर ऑफ मास। यहाँ से नहीं पास करेगा 2r/π के डिस्टेंस से। पहले इसके अबाउट नहीं निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो निकाला ही नहीं, सेंटर के अबाउट निकाला है वो तो। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल के आए हो आप। कंसेप्ट याद रखना है कि कोई भी दो पैरेलल एक्सिस लेके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेंटर ऑफ मास होता है। मेरे को ऐसे क्वेश्चन नहीं कराने के ऐसे 2m r², ये करना होता तो मैं मतलब कब का फिजिक्स पढ़ाना ही छोड़ देता। अब करो दोबारा। आपको ये पता है I1, पहले IG निकालना पड़ेगा। तो I1 किसके इक्वल होगा? IG प्लस इस डिस्टेंस को अगर मैं H1 कहूं, यही थ्योरम बनेगी I1 इज इक्वल टू IG प्लस MH1²। तो IG कितना हो गया? I1 माइनस MH1²। मतलब I1 इज mr² माइनस m इंटू 2r/π का होल स्क्वायर। अब ये 2r/π है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? R minus 2r/π। से इसको अगर मैं H1 बोलूं तो H1 कितना है? R minus H। R माइनस 2r/π। दोबारा से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। I2 निकालना है तो I2 इज IG प्लस MH1 का स्क्वायर। IG इज mr² माइनस m इंटू 2r/π का स्क्वायर प्लस MH1 इज R माइनस 2r/π का स्क्वायर। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2m r² देना होता तो मैं टाइम ना वेस्ट करता, इतना कि दे के बैठ गया था मैं, करो अपने आप सॉल्व। आया समझ क्या किया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम तब लगेगी अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पता है। सेंटर नहीं बोला था मैंने, सेंटर ऑफ मास बोला था। और सेमी सर्कुलर रिंग में सेंटर और सेंटर ऑफ मास दो अलग पॉइंट होते हैं। ये समझ आया? ये समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा?
मैंने ऐसे लिया है कि मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं पता मेरे को, IG नहीं पता, इसमें I पता है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता है 2r/π का। तो पहले मैंने फॉर्मूला लगाया कि I1 इज IG प्लस m इंटू 2r/π का स्क्वायर, तो वहां से मेरे पास IG आ गया, फिर दोबारा से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगी, IG पता है और I2 निकालना है, तो I2 इज IG प्लस MH1 का स्क्वायर। R सेम है ये, मतलब कैपिटल R ही है। देखो आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? किसी को डाउट है तो इसमें पूछो, ध्यान से देख लो, बिकॉज ये गलतियां फिर करोगे जब मैं टेस्ट लूंगा। हमेशा IG को याद रखना, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, नॉट सेंटर। क्लियर है? अगर यही मैं डिस्क में दे देता तो फिर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या लेते? 4r/3π लेके पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते, फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट I2 निकलता। सीधा I2 नहीं लगा सकते बिकॉज I1 इज नॉट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर मैं आपसे बोलूं एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो about an axis passing through its one edge, moment of inertia of rod about an axis passing through one edge and perpendicular to it. मतलब मेरे पास एक रॉड है, सिंपल 1 डायमेंशनल बॉडी है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका मास m, लेंथ l, ब्रेड्थ नेग्लिजिबल है। 1D में है या 2D में है बॉडी? 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? m/l। मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, मैंने यहाँ पे स्मॉल लेंथ ले ली dx, इसका मास कितना होगा स्मॉल लेंथ का? मास ऑफ स्मॉल लेंथ dm इक्वल्स टू लैम्डा dx। यूनिटरी मेथड, 10 सेंटीमीटर का मास m है तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, मैं वैसे ही कर रहा हूँ कि अगर 1 सेंटीमीटर का मास है लैम्डा तो dx का हो जाएगा लैम्डा dx। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? x²d। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो x वेरीज फ्रॉम इस सेंड से लेके यहां तक, x की वैल्यू कितनी होगी? इधर है तो कितनी होगी? 0 to l। m/l कांस्टेंट है, x² dx 0 to l, क्या आ गया? ml²/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एज इज ml²/3।
अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं, मेरे पास 2 रॉड्स हैं, दोनों का मास m, दोनों की लेंथ l, ब्रेड्थ नेग्लिजिबल है। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P perpendicular to the rods। इस एक्सिस के अबाउट। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर एडेड लाइक स्केलर्स। 2 बॉडीज हैं तो दोनों का निकाल के ऐड कर दो बस। अगर मैं फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता अबाउट P1 तो कितना लिखते हैं? फर्स्ट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ml square by 3 ml square by 3 because ये 1h है perpendicular to the rod and passing through 1h, तो इसका ml square by 3। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। Moment of inertia of second rod about point P। सर हम डायगोनल बना के सॉल्व करेंगे। कैसे? हम डायगोनल बना के सॉल्व करेंगे अगर हमने एच के लिए वैल्यू। डायगोनल बना देता हूँ मैं लो। ऐसे सर ये L तो ये √2L, बट क्या करूं मैं इसका? बना तो दिया बट इसका करना है क्या डायगोनल का? अच्छा मेरे को ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रॉड अबाउट P2 कितना होगा? ml square by 3। square by 3 इसका P1 के अबाउट ml square by 3, इसका P2 के अबाउट ml square by 3। पर इसका मेरे को P2 के अबाउट नहीं निकालना, सेकंड रॉड का भी अबाउट P1 ही निकालना है, तो क्या करूं मैं? मतलब इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना, इसके अबाउट निकालना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रॉड अबाउट P2। सर फर्स्ट रॉड के सेंटर ऑफ मास निकाल के फिर पहले एक्सिस पे हम लगा सकते हैं। पहले इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट निकालना पड़ेगा, IG। और IG कितना होगा? IG ये I2 है, तो IG कितना हो जाएगा? सही है गलत? इन दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि I2 इज IG प्लस MH स्क्वायर। तो IG को मैं लिख सकता हूँ I2 माइनस MH स्क्वायर। ये ml स्क्वायर बाय 12 आ गया। ये डिस्टेंस कितना? ये L/2 और ये L, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया इन दोनों एक्सिस में? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। यहाँ तक समझ लो, मैं अगली बारी कराता हूँ। अभी मेरे को लग रहा है आपको समझ आना बंद हो गया थोड़ा थोड़ा। और ये आसान चीजें नहीं है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, बट ये आसान भी नहीं है। दीज आर टफ टॉपिक्स कंसिडर टू बी, जिसमें दिमाग लगना है।
वर्क पावर एनर्जी थोड़ा बेवकूफों वाला चैप्टर होता है, हर कोई कर लेता है, उसमें कुछ होता ही नहीं है खास दिमाग लगाने वाला। दिस इज टफ। तो ध्यान से चीजों को समझो। नहीं समझ आता पूरा का पूरा लेक्चर दोबारा देखना पड़ा है तो देखो, बट इसको ध्यान से करना है, बिकॉज रोटेशन प्रॉब्लम देता है, सबको देता है, हर साल देता है। तो ना तो आप यूनिक हो, ना रोटेशन चेंज होना है। हर साल रोटेशन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है और साल के एंड तक कंटिन्यू रहती है। मैंने इसलिए शुरू में बोला था कि इस चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से भी पढ़ोगे तो भी परफेक्शन नहीं आएगी इतने आराम से, बिकॉज इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप मिस्टेक किया करोगे। तो आज वाला दोबारा देखना पड़े तो देख लेना, कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा कि थ्योरम्स को कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट सिचुएशंस में।